हेलो बच्चों, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के थर्ड पार्ट पे आ गए थे, आइसोमेरिज। उसमें से हमने संरचनात्मक समावेता का जो पहला टाइप है आयनन समावेता हमने कंप्लीट कर लिया था। और इसकी डेफिनेशन अगर हम याद करें तो आयनन से पता लग रहा है संकुल जिनके सूत्र क्या होंगे, समान, पर जलीय विलयन में क्या बनाएंगे, अलग अलग आयन। तो यहाँ पर जो नाम मिलेगा आपको संरचनात्मक समावेता में, ये इंडिकेट किसको करेगा, डिफरेंस को। ठीक है। यहाँ पर अब आगे आते हैं, यहाँ पर जो इसमें सेकंड टाइप है लिंकेज या बंधनी अथवा बंधक समावेता। अब आते हैं यहाँ पर लिंकेज का क्या मतलब है। लिंकेज का या बंधन शब्द का मतलब समझे तो ये मीनिंग किससे आता है, बंध से। ठीक है। यहाँ पर केंद्रीय परमाणु से लिगेंड क्या करता है, लिंक करता है या बंध बनाता है। ठीक है। यहाँ पर तो कहीं ना कहीं उस बंध के बनाने में क्या आने वाला है, अंतर। तो ध्यान से देखना, बहुत इजी है ये। सबसे पहले तो आते हैं यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, इस समावेयता को दर्शाने की कंडीशन है, आवश्यक शर्त है। और वो आवश्यक शर्त या कंडीशन क्या है, संकुल में उभय दंतुक लिगेंड्स उपस्थित, उभय दंतुक लिगेंड उपस्थित होना चाहिए। तो वन या वन से ज्यादा क्या होने चाहिए, यहां पर उभय दंतुक लिगेंड। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर उभय दंतुक लिगेंड कौन कौन से जो हमने डेफिनेशन में पढ़े थे। तो सबसे पहले अगर हम देखें साइनाइड, ये एक उभय दंतुक लिगेंड है। नाइट्राइट NO2-, थायोसाइनेट HCN-, इसके अलावा OCN-, साइनेट। ठीक है। यहाँ पर थायोसल्फेट H2O3 2-, इसके अलावा थायो ऑक्सलेट C2H2O2 2-। ठीक है। यहाँ पर इसमें अगर ये फर्स्ट 4 को देखें तो ये क्या होते हैं, एक दंतुक उभय दंतुक लिगेंड। एक दंतुक है और उभय दंतुक है। थायोसल्फेट की बात करें तो ये दोनों में काउंट होता है, ये एक दंतुक और द्विदंतुक दोनों में ही उभय दंतुक की बातें क्या करता है, व्यवहार। और थायो ऑक्सलेट अगर याद आ रहा हो तो ये द्विदंतुक उभय दंतुक लिगेंड है। तो हमने उभय दंतुक में अच्छे से देखा था इनको। अगर डाउट आता है आपको यहाँ पर तो एक बार आप जाके पहले उभय दंतुक लिगेंड्स या एम्बीडेंडेंट लिगेंड्स का अच्छे से क्या कर लें यहाँ पर, रिवीजन। अब आते हैं यहाँ पर कि लिंकेज जो समावेयता, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा बहुत सिंपल है। हम स्टार्ट कहां से करेंगे, वही संकुल या उप सह संयोजी यौगिक जिनमें जिनके अणुसूत्र समान हो। पहली कंडीशन तो ये आएगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणुसूत्र समान हो, किंतु उभय दंतुक लिगेंड का दाता परमाणु भिन्न भिन्न हो। लिंकेज आइसोमर्स या वही समावयवी कहलाते हैं। क्लियर है यहां पर। तो क्या परिभाषा हुई, संकुल अथवा उप सह संयोजी यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु उभय दंतुक लिगेंड के दाता परमाणु भिन्न भिन्न हो, लिंकेज समावयवी कहलाते हैं। एवं यह गुणधर्म क्या कहलाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म या बंधन समावयता। क्लियर है यहां पर। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स बहुत सिंपल से हैं और जो मैंने आपको पहले समझाया था कि रटने नहीं है, एग्जांपल्स हम खुद बना सकते हैं। और संकुल बनाते समय वही 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। फर्स्ट, केंद्रीय परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर और चार्ज बैलेंसिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने ले लिया Fe NH3 का होल 5 और Cn। अब अगर मान लीजिए इसको मैं 2+ लेता हूं, 0 1 - 1+ आ गया, तो बाहर क्या ले लें हम, Cl। अब इसका हमें क्या बनाना है, लिंकेज आइसोमर बनाना। तो कुछ नहीं करना आपको, केवल NH3 का होल 5 और इसको क्या लिख देंगे, NC। अब ध्यान देना, यहाँ पर कई बार डाउट आता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि दाता परमाणु कौन है। तो जो लिखने का तरीका है उससे आप पहचानोगे। Cn अगर हमने लिखा तो जो सबसे पहले फर्स्ट एटम आ रहा है वो किसका काम करेगा, डोनर एटम का।
तो CN लिखा गया तो डोनर एटम कौन होगा? कार्बन। और NC लिखा गया तो डोनर एटम कौन होगा? नाइट्रोजन। क्लियर यहां पर? और आगे क्या जाएगा यहां पर? Cl। क्लियर यहां पर? अब इनके IUPAC नेमिंग की आप प्रैक्टिस करते रहें। जैसे फर्स्ट का नेम में लिख रहा हूं, सबसे पहले प्लस का नाम, बाद में माइनस का, और संकुल में सबसे पहले लिगेंड्स का नाम, तो साइनाइडो C आएगा या साइनो आएगा, और यहां पर अमीन तो पेंटा अमीन, उसके बाद साइनो भी सही है या साइनाइडो भी सही है। साथ के साथ आप डोनर एटम कार्बन भी लगा सकते हो। तो उभयदंतुक लिगेंड्स का नामकरण हमने देखा था अच्छे से, ये साइनो राइट है, साइनाइडो दिया गया वो भी राइट है, और साथ में क्या जाएगा? C। आगे आयरन सेकेंड और क्लोराइड। जब इसका नाम देंगे तो केवल चेंज क्या आएगा? साइनो की जगह आइसोसाइनो आ सकता है, या साइनाइडो से आप नाम दे रहे हैं तो साइनाइडो और क्या जाएगा? N। क्लियर है यहां पर? तो एग्जाम्पल हम खुद लिख सकते हैं, हमें केवल उभयदंतुक लिगेंड्स के एग्जाम्पल याद होने चाहिए। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, CrH2O5CnCl2। जैसे ही एग्जाम्पल आपको दिया गया है और इसका लिंकेज आइसोमर बनाना है, तो आपको ओनली क्या करना है? CrH2O का होल 5 और Cn को क्या लिख देंगे? NC। क्लियर यहां पर? नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। अब यहां पर NO2 दिया गया है, तो अब ध्यान से देखना, NO2 अगर दिया गया तो डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो इसका नेम भी बना लेते हैं हम। अगर हम देखें तो इसमें 1 - 0 3 + 2 + और 2 - क्या नेम होगा? पेंटा अमीन। उसके बाद नाइट्रो भी सही है या नाइट्राइटो, और क्या जाएगा? N। उसके बाद कोबाल्ट थर्ड, और गैप देते हुए क्लोराइड, क्योंकि धनायन और ऋणायन के बीच में क्या देना है? गैप देना है। ठीक है यहां पर? अब इसका अगर हम लिंकेज आइसोमर बनाएं, CONH3 का होल 5 और ONO, तो हम जो फॉर्मूला रिटर्न कर रहे हैं किसका? उभयदंतुक लिगेंड का, उससे पता लगेगा कि डोनर एटम कौन है। जैसे मैंने ONO लिखा तो फर्स्ट एटम कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। तो अब दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन है। अब इसका नाम क्या होगा? चेंज केवल क्या आएगा? नाइट्राइटो, या तो ओनली नाइट्राइटो आ जाए या नाइट्राइटो O। क्लियर है यहां पर? तो इस तरीके से, और इसमें बोला था कि आप ऑर्गेनिक की हेल्प ले सकते हो। ऑर्गेनिक में NO2 क्रियात्मक समूह का नाम होता है नाइट्रो, और ONO का नाम क्या होता है? नाइट्राइट। लास्ट ई हटा के क्या जोड़ देंगे? O। तो क्लियर है यहां पर? तो इसके एग्जाम्पल हम अपने आप बना सकते हैं, केवल आपको क्या करना है यहां पर? कोई ना कोई उभयदंतुक लिगेंड लेना है। क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं यहां पर लिंकेज में नेक्स्ट क्वेश्चन पर, CONO2SCN H2O NH3 का होल थ्राइस। अगर इस पे हम चार्ज देखें तो 3 + 1 - 1 - 0 0, तो इस कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक टाइप का हो गया, 1 प्लस चार्ज है। आपको इसके संभव लिंकेज आइसोमर्स बनाने हैं, तो क्या क्या बन सकते हैं? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। NO2 को मैं क्या लिख सकता हूं? ONO, और SCN को हम चेंज नहीं करते, थायोसाइनेट ही लिया है, जहां पर सल्फर क्या है? डोनर एटम। H2O NH3 का होल थ्राइस, और ये प्लस। और क्या पॉसिबल है? तो अब ONO में चेंज नहीं करते हैं, उसको एज इट इज रिटर्न करते हैं, और उसको क्या लिखते हैं यहां पर? NCS। अब ध्यान से देखना, थायोसाइनेट में अगर हम देखें SCN रिटर्न है तो डोनर एटम कौन है? सल्फर, और NCS रिटर्न है तो डोनर एटम कौन होगा? नाइट्रोजन। क्लियर है यहां पर? तो लिखने के तरीके से हमें पता लग जाएगा कि डोनर एटम कौन है। क्लियर हो गया सबके पॉइंट? H2O NH3 का होल थ्राइस, और ये प्लस। और कोई पॉसिबिलिटी? CO, इसको NO2 ही रहने देते हैं, मतलब डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है, और इसको हम क्या ले लेते हैं यहां पर? SCN। ठीक है यहां पर? सॉरी, NCS ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें पॉसिबल देखने यहां पर तो ये अभी तक नहीं आया है। इसमें देखो नाइट्रोजन और कौन है? सल्फर है। इसमें ऑक्सीजन और कौन हुआ? सल्फर। इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और अब क्या लेना यहां पर? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है यहां पर H2O NH3 का होल थ्राइस, और ये प्लस। तो टोटल आइसोमर्स कितने बन गए? 4। और अगर गिवन कॉम्प्लेक्स के लिए बात करें कि दिए हुए संकुल के कितने बनेंगे, तो आंसर कितना जाएगा यहां पर? 3।
तो क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। टोटल आइसोमर्स पूछ रहा है तब तो 4 बनेंगे, और गिवन कॉम्प्लेक्स के लिंकेज आइसोमर्स कितने बन जाएंगे? 3। क्लियर यहां पर? अब HCN के केस में जैसे अगर इस टाइप से रिटर्न है तो सल्फर डोनर एटम हुआ, NCS रिटर्न है तो कौन हुआ? नाइट्रोजन। अगर मान लीजिए आपको ऐसा दिया गया हो, कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा मिल सकता है, अब आपको यहां पर ये फाइंड आउट करना है कि डोनर एटम कौन है। तो ध्यान से देखना, अब जनरली आप आंसर क्या दे दोगे? कार्बन। पर कार्बन डोनर एटम होता है क्या? इसमें नहीं होता है। इसके अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखें थायोसाइनेट की, तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, तो डोनर एटम या तो सल्फर है या कौन है? नाइट्रोजन है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर कॉर्नर पे कौन कौन है? कार्बन है और सल्फर है। दैट मीन्स कार्बन तो डोनर एटम हो ही नहीं सकता, तो यहाँ जो दाता परमाणु होगा वो कौन होगा? सल्फर। क्लियर यहाँ पर? और अगर मान लीजिए आपको ऐसे दे दे CS और N, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चंस में मिलने की बात बता रहा हूँ कि उस समय कंफ्यूज नहीं होना है। अब कार्बन तो डोनर एटम होगा नहीं, तो फिर हम कौन सा ले लेंगे डोनर एटम? यहाँ पर नाइट्रोजन। तो अगर जैसा दिया गया हो आपको उसको वैसे ही ट्रीट करना है, ठीक है। यहाँ पर तो इन एग्जाम्पल से आइडिया लग गया होगा कि हमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए उभयतंतुक लिगेंड में दाता परमाणु को आइडेंटिफाई करने में। क्लियर हो गया ये पॉइंट? स्टार्ट। अब आते हैं हम संरचनात्मक समझौता के थर्ड टाइप पर, हाइड्रेट या विलायक योजन समवयवता। ठीक है, यहां पर विलायक योजन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्वेट। अब यहां पर भी अगर नाम को हम देखें तो नाम आ रहा है यहां पर विलायक, ठीक है, यहां पर या हाइड्रेट। आपको याद होगा केमिस्ट्री में बाय डिफॉल्ट विलायक क्या होता है? जल। अगर सॉल्वेंट नहीं दिया गया तो हम क्या मान लेते हैं? यहां पर वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेते हैं। तो आपको याद हो रहा है जैसे हम NaCl को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो NaCl वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू क्या हो जाता है? सराउंड होता है Na+B और Cl- इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जलयोजन या हाइड्रेशन, ठीक है। यहाँ पर और नॉर्मल विलायक के लिए इसका नाम क्या था? विलायक योजन। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो डिफरेंस आने वाला है वो किसका आएगा? विलायक का, H2O का, ठीक है। यहाँ पर या तो विलायक दिया जाएगा आपको अलग से, अगर नहीं दिया गया तो हम विलायक क्या लेके चलेंगे? H2O। तो विलायक यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करने वाला है, ये मुझे पता कहां से लग रहा है? नेम से। अब आते हैं यहां पर, तो जब हम परिभाषा स्टार्ट करेंगे तो क्लियर है, अणुसूत्र क्या होगा? समान होगा, पर विलायक अणुओं की संख्या में क्या जाएगा? अंतर। ध्यान से देखना अब यहां पर, तो जो अंतर आने वाला है वो किस में आने वाला है? विलायक अणुओं की संख्या में। अब ये अंतर कैसे आएगा? तो ध्यान से देखना यहां पर, विलायक कहां हो सकता है? जैसे अगर हम H2O लें, ये लिगेंड के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर और कोऑर्डिनेशन स्पेयर या जिसको हमने क्या नाम दिया था? समन्वय मंडल के बाहर भी उपस्थित हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर तो इन दोनों जगह पर इसकी संख्या में क्या जाएगा? अंतर, हाइड्रेट समावयवियों में। अब ध्यान से समझो इसको कि जो अंदर H2 है वो तो किसका काम करेगा? लिगेंड का, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। यहां पर आपको अमोनिया भी मिल सकता है, ये भी सॉल्वेंट का काम करेगा और साथ के साथ ये लिगेंड का काम भी करेगा। क्लियर है यहाँ पर? तो जो अंदर विलायक होगा वो तो किसका काम करेगा? लिगेंड का। और बाहर जो विलायक होगा वो कौन सा होगा? क्रिस्टल में उपस्थित, ठीक है। यहाँ पर क्रिस्टलीय जल के रूप में, ठीक है। यहाँ पर तो इसको मैंने कैसे लिखा है? जैसे यहाँ पर डॉट H2O। आपको याद होगा कि जब हम सॉल्ट पढ़ते हैं केमिस्ट्री में तो 2 टाइप के होते हैं, हाइड्रेटेड जलयोजित और एनहाइड्रस निर्जलीय। जैसे आप याद करो, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2। तो ये जो डॉट करके लिखा हुआ ये क्या है? क्रिस्टलीय जल है, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्रिस्टलीय जल आपको क्या मिलेगा? बाहर की ओर। तो समझ में आ गया? मेनली आपको एक लाइन के थ्रू याद रखना है इसको नाम से, क्योंकि आपको नाम तो याद रखना ही, यहाँ पर उसी से हम अंतर याद रख लेंगे कि विलायक अणुओं की संख्या में अंतर है। और वो अंतर कैसा है? अंदर समन्वय मंडल के अंदर और समन्वय मंडल के बाहर। तो अब हम परिभाषा पे आते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? संकुल जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु विलायक
अणुओं की संख्या में अंतर हो जो समन्वय मंडल के अंदर लिगेंड के रूप में उपस्थित हो एवं समन्वय मंडल के बाहर क्रिस्टल में मुक्त अणुओं के रूप में उपस्थित हो। तो आ गई परिभाषा समझ में। संकुल जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु विलायक अणुओं की संख्या में अंतर हो, जो समन्वय मंडल के अंदर लिगेंड के रूप में उपस्थित हो एवं समन्वय मंडल के बाहर क्रिस्टल में मुक्त अणुओं के रूप में उपस्थित हो। हाइड्रेट या विलायक योजन, विलायक योजन समावेता को हम हाइड्रेट का बोल देते हैं जब विलायक आपका क्या होगा, H2O। तो हाइड्रेट या विलायक योजन समावयवी कहलाते हैं। क्लियर है यहां पर। और ये गुणधर्म क्या कहलाएगा, हाइड्रेट या विलायक योजन समावयता। तो ये समझ में आ गया होगा यहां पर कि परिभाषा का मीनिंग किससे है, उसी लाइन से जो हम डिस्कस कर रहे थे कि विलायक अणुओं की संख्या में अंतर की जो मैं बात कर रहा था। क्लियर यहां पर। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल देखो, CrH2O का होल 6 और Cl3। ठीक है, यहां पर ये हमें कॉम्प्लेक्स दिया गया है और इसके आपको हाइड्रेट समावयवी बनाने हैं। अब अगर हम हाइड्रेट समावयवी बनाना स्टार्ट करें तो पहले चार्ज देख लेते हैं। यहां पर 3-, यहां पर 3+, 0 और 3+। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, H2O की संख्या में अंतर लाना है। अभी अगर हम देखें तो यहां पर लिगेंड के रूप में कितने हैं, 6 है। ठीक है, यहां पर और बाहर जो यहां पर क्रिस्टलीय जल के रूप के अंदर वाटर प्रेजेंट है या जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो कितने हैं, 0। तो अब यहाँ पर हम जब दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वही 2 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर और एक चार्ज बैलेंसिंग। तो CrH2O का होल 5 और एक Cl मैंने कहाँ ले लिया, अंदर, कारण समन्वय संख्या तो 6 करनी है आपको। अब बाहर 2Cl2 और क्या जाएगा, डॉट H2। क्लियर है यहाँ पर। आगे अगर हम चलें तो चार्ज अगर आप देखोगे तो बैलेंस हो जाएगा ये 3+, 0, 1-, 2+ और 2-। और पॉसिबल है क्या, CrH2O का होल 4, Cl2, Cl डॉट ट्वाइस H2। क्लियर यहाँ पर अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का कितना हो गया, 6, और चार्ज बैलेंसिंग देखें तो क्रोमियम पे 3+, 0, 2-, 1+ और 1-। और पॉसिबल है क्या, तो अगर हम बनाएं CrH2O का होल थ्राइस Cl3 डॉट थ्राइस H2। ठीक है, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ गया, यहाँ पर 0। तो जब 0 चार्ज आ गया तो यहाँ पर डॉट थ्राइस H2 आएगा या नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या है, नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बाहर जो वाटर प्रेजेंट होता है, ध्यान से समझना यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय जल। ये जो क्रिस्टलीय जल है ये आयन द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा क्या होता है, बंधित। ठीक है, यहाँ पर अब आपको याद आ गया होगा वन रोल फोर्स। थोड़ा इसको और डिटेल में देखते हैं। अगर हम वाटर की स्ट्रक्चर देखें तो वाटर की स्ट्रक्चर वी शेप होगी, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और H पे चार्ज क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये आयन द्विध्रुव यहाँ पर कैसे मिलेगा आपको, O पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पर तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर केटाइन जो आपका दिया गया है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर और H के पास में कौन आ जाएगा, यहाँ पर Cl-। तो ध्यान से देखो Cl- क्या हो गया, आयन, ये क्या हो गया, डाइपोल द्विध्रुव। तो कौन सा फोर्स आ गया यहाँ पर, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। तो ये जो क्रिस्टलीय जल प्रेजेंट है बाहर, ये किसके द्वारा प्रेजेंट है, किस बॉन्ड के द्वारा ये यहाँ पर अटैच हो रहा है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां चार्ज कितना आ गया है, 0। चार्ज 0 आ गया, इसका मतलब यहां पर क्या पॉसिबल नहीं है,
आयन द्विध्रुव आकर्षण बल संभव नहीं है। इसका मतलब ये थ्राइस H2O नहीं आएगा। इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं प्रॉपर वे में लिखूं तो CrH2O का होल थ्राइस और Cl3 आएगा, बस यही कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है नंबर। और अगर ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो अणुसूत्र समान हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है नंबर। यहाँ वाटर कितने? 6 और यहाँ कितने आए? थ्राइस। इसका मतलब ये समावयवी की काउंटिंग में शामिल नहीं होगा। तो इसके अगर हम हाइड्रेट आइसोमर्स बनाएं तो केवल कितने बने? 1 और 2। टोटल आइसोमर्स की बात करें तो टोटल कितने बन जाएंगे यहाँ पर? 3। क्लियर हो गया पॉइंट कि लास्ट वाला हमने काउंट क्यों नहीं किया है? वो आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर एब्सेंट है। टोटल जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो बनी कौन सा रहा आपका? न्यूट्रल। क्लियर यहाँ पर। तो दोबारा अगर हम देखें तो हमने आइसोमर्स कैसे बनाए? जो ऋणायनिक यहाँ पर सामान्य प्रेजेंट है ऋणायन, ठीक है यहाँ पर, वो क्या कर रहा है? वाटर को या सॉल्वेंट को क्या कर रहा है यहाँ पर? एक्सचेंज। तो अगर एक्सचेंज कर रहा है तो हम यहाँ पर इसकी परिभाषा एक और दे सकते हैं, और वो डेफिनेशन क्या होगी? यह समावयवता उन आयनिक संकुलों द्वारा दर्शाई जाती है। अब आयनिक क्यों बोला? क्योंकि अगर उदासीन होगा, जैसे ये एग्जांपल था, उदासीन कॉम्प्लेक्स, ये समावयवता नहीं दर्शाएगा। तो ये समावयवता उन आयनिक संकुलों द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें समन्वय मंडल के बाहर उपस्थित सामान्य ऋणायन विलायक अणु को इस प्रकार प्रतिस्थापित कर सके कि केंद्रीय परमाणु की समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट अप्रभावित रहे। क्लियर यहां पर। तो यहां पर हम यही कर रहे हैं कि बाहर जो सामान्य ऋणायन है वो क्या कर रहा है? विलायक अणुओं के द्वारा उसको हम क्या कर रहे हैं? यहां पर एक्सचेंज या प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ठीक है यहां पर। और प्रतिस्थापित से बनने वाला कॉम्प्लेक्स वही कोऑर्डिनेशन नंबर वही होना चाहिए, सेम। ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो? सेम हो। और चार्ज भी क्या हो? यहां पर बैलेंस हो। क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो यहां पर हम इजीली समझ सकते हैं कि केवल आपको नाम को ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि थ्योरी पार्ट हम कितना ही पढ़ रहे हैं। यहां पर संरचनात्मक समावयवता में जो नाम दिया गया है वो नाम आपको हिंट बता देगा कि अंतर किसका होगा। तो यहां पर विलायक नाम जब दिया गया समावयवता का, या हाइड्रेट नाम दिया गया है, तो विलायक अणुओं की संख्या में आपको क्या करना है? अंतर करना है। जो समन्वय मंडल में लिगेंड के रूप में उपस्थित है और जो बाहर मुक्त विलायक अणुओं के रूप में उपस्थित है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब हम आते हैं हाइड्रेट समावयवता में नेक्स्ट एग्जांपल पर। आपको कॉम्प्लेक्स दिया गया है COCl3.6NH3 और इसके क्या बनाना है? हाइड्रेट समावयवी। तो फर्स्ट हम क्या बना सकते हैं? CONH3 का होल 6, क्योंकि वही मैं क्या ध्यान रखना हूं कि केंद्रीय धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लेना है? 6। तो पहले 6 अमोनिया हमने अंदर ले लिए, तो 3Cl कहाँ चले जाएंगे? बाहर। चार्ज अगर देखें तो 3+ और 3- हो गया बैलेंस। तो एक समावयवी तो ये बन गया। अब हमें आगे क्या करना है? ये जो ऋणायन बाहर दिया गया है इसको अमोनिया विलायक से क्या करना है? एक्सचेंज। तो CONH3 का होल 5 और Cl, बाहर 2Cl और एक क्या जाएगा? NH3। कोऑर्डिनेशन नंबर वही कोबाल्ट का 6 हो गया। चार्ज की बात करें तो 3+, 0, 1- 2+ और 2-। और पॉसिबल है इसमें CONH3 का होल 4 और 2Cl। अब आउटसाइड 1Cl और ट्वाइस NH3। कोऑर्डिनेशन नंबर वही 6 आ गया है। और चार्ज को अगर हम देखें तो +1 और -1। क्लियर यहां पर। और अगर Cl को एक्सचेंज करें तो CONH3 का होल थ्राइस Cl3.थ्राइस NH3। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? यहां पर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। दैट मीन्स जो आउटसाइड अमोनिया दिया गया ये एग्जिस्ट नहीं करेगा।
क्योंकि यहाँ पर वही आयन डाइपोल अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है यहाँ पर। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो दिए हुए फॉर्मूले से अगर हम चेक करें तो अमोनिया यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितने रह गए, थ्राइस, तो ये समावयवी नहीं होगा। तो दिए हुए कंपाउंड के टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 3। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, COCl3 डॉट थ्राइस En। अब अगर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बनाए COEn का होल थ्राइस और Cl3, अब En पे आपको याद होगा चार्ज कितना होगा, 0, 3 प्लस और यहाँ पर 3 माइनस। अब अगर यहाँ पर देखें तो En किस टाइप का लिगेंड है, डाइडेंटेड, द्विदंतुक लिगेंड, ठीक है यहाँ पर। तो जब यहाँ पर हम Cl रिप्लेस करेंगे तो एक En जब बाहर जाएगा तो Cl अंदर कितने आएंगे, यहाँ पर 2, बाहर Cl 1 रह जाएगा और एक क्या जाएगा, En। कोऑर्डिनेशन नंबर वही कितना हो गया, 4 और 2 6। चार्ज की बात करें तो 3 प्लस 0 2 माइनस प्लस 1 और -1, ठीक है यहाँ पर। अब इस Cl को और अंदर ला सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि Cl को अंदर लाएंगे, ठीक है यहाँ पर, तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ही रह जाएगा जब एक En और बाहर जाएगा। तो इसके टोटल हाइड्रेट आइसोमर्स की हम बात करें, यहाँ पर हाइड्रेट तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर, सॉल्वेट या विलायक योजन आइसोमर्स, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट कौन है, इथाइलिन डाईएमीन, ठीक है यहाँ पर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है पॉइंट। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, निम्न में से कौन से संकुल हाइड्रेट समावेता नहीं दर्शाते हैं, ठीक है यहाँ पर। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पर। फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर वाटर भी दिया हुआ और अमोनिया भी, तो वाटर को हम एज ए सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो बाहर क्या दिया हुआ है, Br। चार्ज की बात करें तो 3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 0 0 2, तो यहाँ पर चार्ज +1 और ये 1 माइनस। अब अगर हम Br को वाटर के थ्रू रिप्लेस करें तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। न्यूट्रल बनेगा तो बाहर फिर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। दैट मीन्स ये हाइड्रेट समावयवता नहीं दर्शाएगा। दैट मीन्स ये काउंटिंग में क्या हो जाएगा, इंक्लूड, क्योंकि हमें यहाँ पर किसको काउंट करना है, जो हाइड्रेट समावयवता नहीं दर्शाते हैं। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड किस टाइप का कॉम्प्लेक्स दिया गया है, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स, धनायन है यहाँ पर। अब बाहर यहाँ पर कोई ऋणायन प्रेजेंट है ही नहीं जिसको आप वाटर के थ्रू क्या करो, यहाँ पर एक्सचेंज कर सको, तो ये भी नहीं दर्शाएगा। काउंटिंग में क्या हो जाएगा, शामिल। और रीजन क्या लिखेंगे, सामान्य ऋणायन अनुपस्थित। क्लियर है यहाँ पर। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। थर्ड किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। यहां पर देखें तो 2 प्लस, और यहां अगर हम देखें तो 2 माइनस, तो यहां भी ये हाइड्रेट समावयवता नहीं दर्शाएगा। क्यों नहीं दर्शाएगा, रीजन वही है, सामान्य ऋणायन यहां पर भी नहीं है। जो ऋणायन दिया गया वो कौन से टाइप का है, कॉम्प्लेक्स टाइप का। अगले एग्जांपल पे आते हैं। अगले एग्जांपल है तो रेडियम पे चार्ज कितना होगा, तो कैलकुलेशन स्टार्ट कहां से करेंगे, हमेशा सिंपल आयन से। Br-1 है, कॉम्प्लेक्स पे +1 0 2 माइनस और 3 प्लस। अब अगर देखें तो यहां पर ये डाइडेंटेड का काम कर रहा है, तो अगर Br को वाटर से रिप्लेस करते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये भी हाइड्रेट समावयवता नहीं दर्शाएगा। दैट मीन्स ये भी काउंटिंग में क्या हो जाएगा, इंक्लूड। क्लियर यहां तक। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर 5 पर। यहां पर अगर हम देखें तो OX दिया हुआ है आउटसाइड, तो माइनस चार्ज होगा। ये द्विदंतुक लिगेंड की भांति व्यवहार करता है, पर यहां पर सिंपल ऋणायन के रूप में है। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 2 प्लस 0 1 माइनस और 3 प्लस। अब यहां पर देखते हैं हाइड्रेट आइसोमर पॉसिबल है या नहीं। तो अगर मान लीजिए हम OX को अंदर लेके आते हैं तो एक NO2 बाहर चला जाएगा और एक वाटर भी कहां चला जाएगा, बाहर। तो ध्यान से अगर हम देखें 4 और 2 कितने हो गए, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर तो बैलेंस हो गया है। अब चार्ज को देखते हैं तो 3 प्लस 2 माइनस 0 1 प्लस और 1 माइनस, ठीक है यहां पर। तो इसका हाइड्रेट आइसोमर बन गया है। दैट मीन्स ये शो करेगा हाइड्रेट आइसोमर, तो इसको काउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यहां कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखें तो आउटसाइड क्या दिया हुआ है, ग्लाइसिनेट, सिंपल ऋणायन के रूप में, और ये भी द्विदंतुक लिगेंड की भांति व्यवहार करता है। तो चार्ज कितना हुआ, 2 माइनस, कॉम्प्लेक्स पे 2 प्लस 0 0 2 माइनस और 4 प्लस। अब अगर हम देखें
तो ये पॉसिबल है या नहीं? तो अगर हम H2O को बाहर लेके जाएं तो ध्यान से देखो यहां पर PT OX GLY को हम कहां लेके आए यहां पर अंदर, तो अंदर लाने पर क्या होगा? तो अगर इसका हम हाइड्रेट आइसोमर बनाएं तो ग्लाइसिनेट को किससे रिप्लेस करेंगे? वाटर से। पर ध्यान से देखो ये द्वितंतुक लिगेंड है, तो 2 ग्लाइसिनेट अगर मैं अंदर लाता हूं तो 2 वाटर बाहर चले जाएंगे और 1 OX, तो ये पॉसिबल है। तो इसका हाइड्रेट आइसोमर बनाते हैं PT GLY होल ट्वाइस EN, और आउटसाइड क्या चला गया? OX डॉट ट्वाइस H2। यहां पर चार्ज 4+ है, कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करें तो 4 और 2 कितने हो गए? 6, 2 माइनस 0, 2+ और 2 माइनस, तो इसका भी हाइड्रेट आइसोमर पॉसिबल है। क्लियर है? यहां पर आपने ग्लाइसिनेट को वाटर के थ्रू क्या कर दिया है? रिप्लेस, तो ये भी शो करेगा, दैट मीन्स ये काउंटिंग में शामिल नहीं होगा। 7th एग्जाम्पल पे आते हैं, ये न्यूट्रल लिगेंड गिवन है, तो यहां पर 1 माइनस 0 और 2+, तो ये शो नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर शो नहीं करेगा, दैट मीन्स यहां पर क्या होगा कि ये काउंटिंग में क्या हो जाएगा? शामिल। क्लियर है? यहां भी हम लिख देंगे ये भी क्या कर रहा है? शो। ठीक है, यहां पर इसलिए यहां पर क्रॉस आ रहा है क्योंकि काउंटिंग में शामिल नहीं करना है। क्लियर हो गया? यहां पर तो ये शो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब आते हैं यहां पर एग्जाम्पल नंबर 8 पर। तो यहां पर आउटसाइड क्या दिया हुआ? सल्फेट, जिसपे चार्ज कितना होगा? 2-, कॉम्प्लेक्स पर 2+, 0, 1- और 3+। अब यहां अगर मान लीजिए हम सल्फेट को अंदर लेके आए और वाटर के थ्रू क्या करें? यहां पर रिप्लेस, तो वाटर के थ्रू रिप्लेस करने पर क्या होगा? IR NO2 SO4 H2O का होल थ्राइस और डॉट H2। ठीक है, यहां पर अब इस केस में देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 3, 4 और 5, 6 इसलिए क्योंकि NO2 को हम क्या मान के चल रहे हैं? यहां पर डाई डेंटेड की तरह क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा है। क्लियर है? यहां पर और सल्फेट मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका हाइड्रेट आइसोमर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां पर दैट मीन्स ये भी काउंटिंग में शामिल नहीं होगा। तो टोटल अगर हम देखें 8 कॉम्प्लेक्स आपको दिए गए थे, जिसमें से कितने कॉम्प्लेक्स है जो हाइड्रेट समावेता नहीं दर्शा रहे? तो आंसर क्या जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहां पर और ये भी शो नहीं कर रहा, तो ये भी काउंटिंग में क्या हो जाएगा? इंक्लूड। तो टोटल कितने हो गए? 6। 8 में से 6 कॉम्प्लेक्स है जो हाइड्रेट समावयवता नहीं दर्शाएंगे। क्लियर है? यहां पर